वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सोज़े दिल। औरत निस्फ इंसानियत है, औरत के तसव्वुर से ही कायनात में रंगो बू है। औरत मुख्तलिफ और मुनफरिद खसाइल व सफ़ात की मालिका, फ़हम फरासत, ऊद मुश्क गुलाब से बेहतर, इज़्ज़त वक़ार में अरफा, शफ़क़त और रहमत से उसका हर खाका रंगीन व मुज़य्यद है। फिर भला इस सदी में कौन कहेगा कि औरत मर्दों से कमतर है। माशरे के छोटे से कूजे में औरत को बंद करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। माँ के रूप में औरत की ममता को नापा नहीं जा सकता, तो कहीं बहन बेटी के रूप में औरत एक मर्द के लिए रहमत है, क्योंकि अल्लाह जिससे खुश होता है उसके घर रहमत की सूरत में बेटी पैदा कर देता है। और कहीं औरत बीवी के रूप में मर्द की तंगियों और तकलीफों में उसकी साथी होती है। आज का प्रोग्राम 8 मार्च यानी ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर हम देखेंगे कि एक छोटी सी कहावत। पाकिस्तान में ख़वातीन के वही मसाइल हैं जो दुनिया भर में या मुख्तलिफ हैं? मसाइल तो वही हैं, लेकिन शायद शदीद ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ मैं समझती हूँ कि जहालत ज़्यादा है, ट्राइबलिज़म है, कन्वेंशनल माइंडसेट है। तो मेरे ख़्याल में अगर आप देखें तो नंबर तो शायद उतना ही होगा, इतनी औरतों के साथ वायलेंस होती है, तशद्दुद होता है, और भी मसले होते हैं, लेकिन यहाँ की बातों को ज़्यादा उछाला जाता है। ओके। और ये प्रॉब्लम है ज़्यादा, ये है। लेकिन अगर आप देखें तो दुनिया में कहीं भी, आप अफ्रीका में देख लें, बहुत बुरे हालात हैं, एशिया के और भी ममालिक में बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन पाकिस्तान को कुछ इस किस्म का एक रुतबा हासिल हो गया कि उसकी हर बात को उछाल के फ़ौरन कि देखिए पाकिस्तान में ये हो रहा है। यार अच्छी बातें भी हो रही हैं, ख़वातीन पढ़ भी रही हैं, ख़वातीन आर्कटिक में भी जा रही हैं, एवरेस्ट पे भी चढ़ी हैं, हमारी फ़ौज में भी ख़वातीन हैं, हमारी जो ख़वातीन अच्छे जो इस वक्त यहाँ तक मुझे पता है, आई थिंक वन ऑफ द फीमेल्स हैज़ आल्सो डन समथिंग इन स्पेस, और वो भी है। फिर वो जो उसकी बेटी है अपना ईसा खेलवी की, उसने देखें आप कितना काम किया, उसकी बात कोई नहीं कर रहा, उसकी बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि 2 गोलियाँ, 2 किस तरह ऑनर किलिंग्स हुई, या ज़ैनब बेचारी जो उसके साथ हुआ। लेकिन इस किस्म के केसेस दुनिया भर में होते हैं, और हर जगह उनको बुरा भला कहना चाहिए और उन पर बात होनी चाहिए, ताकि औरतों के रुतबे को, औरतों के वक़ार को ऊंचा किया जाए और कम से कम उनको वो मौक़े दिए जाएं। आपको लगता है कि आप तबीयत में अपनी अम्मा के ज़्यादा अक्स नज़र आता है? या मेरा ख़्याल है उनका डिसिप्लिन, उनकी पंक्चुअलिटी, उनका नो नॉनसेंस ओके। उनका क्यों मुझे बताओ क्यों, तो उसमें मैं समझती हूँ कि वो बातें मेरे अंदर रह गई, या जीन्स में थी शायद, या एनवायरनमेंट की तरफ से आ गई। तो वालिद साहब तो कुछ कम ही थे, घर में भी कम थे, और हमारी ज़िंदगी में भी कम थे। वो मैं समझती हूँ कि जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा आए हैं। उस वक्त तो ये होता है ना, जिस तनूर के आप समझते हैं ये तो रहेंगे सारा वक्त ही रहेंगे। तो जब मुड़ के देखो तो यार इस सवाल का जवाब कौन देगा, इसका कौन देगा, तो इतने अधूरे सवाल और ख़ुद ढूंढने जवाब, बड़ा मुश्किल काम। और लोग आपसे अब जवाब मांग रहे हैं और आपके पास खुद जवाब नहीं है, और आपने भी अपनी अक्ल से जितनी भी है, ये जो एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, उससे बताना है। तो वो ये मेरे साथ हुआ शायद ज़्यादा, और वालदा ज़्यादा मौजूद थी, फिज़िकली शी वाज देयर मोर। ठीक, नो डाउट। एलिस फैज़ जब नाम लिया जाता है तो ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हीर रांझा, लैला मजनू किसी बात। और मैं थैंक्स टू नैयर बाबा आपकी किताब का जो तर्जुमा उन्होंने किया उर्दू में, तो उन्होंने कहा कि मैंने मोहब्बत को जाना इसके बाद, जब मैं ये तर्जुमा कर रही थी कि मोहब्बत क्या होती है। जब आप इस सारे प्रोसेस में गुजरी तो कैसा पाया, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि आपके वालिदैन हैं, क्या एक्सपीरियंस? अजीब सी बात है, क्योंकि ये ही यूज्ड टू कॉल हर डार्लिंग, ये तो एक था, एंड शी वुड ऑलवेज कॉल हिम फैज़। कम से कम मुझे तो यही याद है, शायद ऐसे कभी ऐसा हुआ। तो वो तो एक साथ बैठना या हाथ, वो मैंने नहीं इतनी फिज़िकल नियरनेस या कहें शायद इतनी ज़्यादा मैंने या उनकी कुर्ब नहीं देखा, लेकिन ये ज़रूर देखा कि वो उनके बग़ैर बेचैन, वो उनके बग़ैर बेचैन, और एक अटूट किस्म का एक रिश्ता था जो कि इतने मुश्किल वक्त में
इतने मुश्किल वक्त में मेरी वालदा ने उनका साथ दिया, उनके पीछे रहीं, शी बिलीव्ड इन हिम। ये बहुत बड़ी बात होती है। यानी शादी हो गई तो साथ तो हो गया, तो चलते ही रहती हैं शादियाँ, लेकिन ये जो था ना कि इसलिए नहीं कि वो मेरा शौहर है, इसलिए कि वो सही है, इसलिए कि वो बिल्कुल जो बात कर रहा है वो बिल्कुल सही है, मैं उसके पीछे इसलिए खड़ी हूँ कि वो। तो कई दफ़ा लोग कहते हैं, और मैं भी ये समझती हूँ कि लोगों ने कहा कि फैज़ के पीछे एलिस किसी ने नहीं देखी, क्योंकि फैज़ को बनाने वाली ही एलिस। वाह वाह, ये तो मैं समझती हूँ बाकायदा, क्योंकि एक आपके पीछे जब रीढ़ की हड्डी सीधी खड़ी हो ना, तो वो कितनी सपोर्ट आपको देती है। जो लोग आपको जानते हैं एज एडमिनिस्ट्रेटर या द वे यू कैरी योरसेल्फ, आपने बहुत कमाल अंदाज में उस एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे उस मुनीज़ा को छुपाए रखा, जो सोचती भी है, शायद छुप के रो भी लेती है, अपने गम किसी से शेयर भी नहीं करती। बहुत अच्छा कर लिया आपने ये सब, ऐसे ही है? कोई और तरीका ही नहीं था वहाँ तो। और उसमें आप यकीन जानिए, जब वो आपने कमरा तो देखा हुआ जनरल मैनेजर का लाहौर स्टेशन का, वहाँ जब मैं शाम के वक्त 5-6 बजे मैं जाती थी घर, 8 बजे 9 बजे आती थी घर, तो जो मेरे असिस्टेंट था तारिक, उसको मैं आवाज़ दी थी, तारिक अब अंदर कोई ना आए। तो उसे पता था या तो ये नमाज़ पढ़ रही हैं, या ये सिर्फ खामोशी चाहती हैं, या कुछ सोचना चाहती हैं, या जो भी है। और उसने भी कभी नहीं पूछा मैडम। तो वो 1-आध घंटा कभी मैं अपने लिए रख लेती थी, और उसमें हो सकता है मुझे अब याद भी है, आई यूज्ड टू आई थिंक जस्ट क्लोज माय आईज, जस्ट सिट क्वाइटली। लेकिन ये करना पड़ता है नूर, क्योंकि एक तो पाकिस्तान टेलीविज़न एक बहुत सख्त स्टेशन था, एक बहुत सख्त अपॉइंटमेंट थी मेरी, जो मैंने ख़ुद मान के ली, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे ऑफ़र हुई और मैंने यही सोचा, मैंने कहा घर बैठ के तो बहुत शिकायतें करते हैं हम लोग, तो जब मौका मिला है तो चलो ना, निकलो, देखो, घर वालों से पूछ के, सबकी मुशावरत करके। तो वो 5 साल आज भी मुझसे ज़्यादा लंबी टेन्योर किसी की नहीं है, अभी तक मेरी ही सबसे लंबी है। वो मुश्किल वक्त था, लेकिन मेरी टीम बहुत अच्छी थी, वो कुछ दोस्त बहुत अच्छे थे मेरी। वहाँ बहुत काले दिन भी थे, सफ़ेद दिन भी थे, ग्रे दिन भी थे, ऐसे दिन भी थे जो मैं कभी सोचती हूँ कि ये मैंने कर लिया। शालीमार में हमने फेस्टिवल किया, फिर PTV वर्ल्ड की लॉन्च की, ये तो छोटी छोटी बातें मुझे याद आ रही हैं। लेकिन बहुत वो अपना बस जब आई वहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी की, उस वक्त भी मैं ही थी उस वक्त। तो इस किस्म की बहुत माइलस्टोन्स हैं मेरी ज़िंदगी में वहाँ, लेकिन बुरे भी हैं। जब यूनियन के साथ बहुत बहस हुई, बहुत झगड़े हुए, तो ये भी चैलेंजेस थे कि आपको एक रोल, एक खोल पहनना पड़ता है, एक आर्मर पहननी पड़ती है, ज़रा बख्तरबंद पूरी, और उसके अंदर आपको कभी कभी महसूस होता है कि अब क्या होगा, तो आपने ऐसी तैसी जो भी होगा। और चूँकि मेरा नूर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ईमान पक्का है, और मुझे बहुत यकीन है कि जो कुछ भी हो रहा है, somebody is driving it, it's not me। तो फिर अगर मुझे मुश्किलात में डाला है तो हल भी देगा, या रास्ता तो दिखाएगा। तो वो रास्ता फिर दिखाता भी है, और वो ज़रूरी नहीं कि वो रास्ता मेरी मर्ज़ी का हो, लेकिन वो मुझे ज़्यादा मजबूत करने के लिए शायद कहता है कि नहीं, ऐसे ही होगा। और इसमें, और मेरा हमेशा यही दुआ होती थी थ्रू आउट ये सारे मुश्किल वक्त में, कि अल्लाह मुझे कमज़ोर ना करना, बस मुझे हिम्मत देना और कमज़ोर ना करना, बाकी जो तेरी रज़ा। ये जो प्रोग्राम आजकल चल रहे हैं, आप ऐसे चाहती थी प्रोग्राम जो मॉर्निंग शो चल रहे हैं, क्योंकि आप इसकी बानी, ये सब आपका किया धरा है, ये सब आप जिम्मेदार हैं। आपने क्यों जगाया? नहीं, मैं तो वैसे, आप ऐसे चाहती थी? नहीं, आप क्या चाहती थी? जो हमने किया, मैं 5 साल तक तो मैंने किया, उसके बाद फिर मेरी ट्रांसफ़र भी हो गई। लेकिन बुनियादी तौर पे तो यही था ना कि ख़वातीन के क्या मसले हैं। मैं चूँकि ज़रा पाँव मेरे ज़मीन पे ही रहते हैं, मैं ऊपर नहीं उठती, तो मुझे अपनी जो घर में जो मेरी नौकरानी है, जो मेरी घर में मासी है, जिसके बग़ैर मुझे अभी तक याद है जब बानो कुदसिया ने मुझसे बात की थी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, कहने लगी, ये उनके घर में एक औरत होती थी जूनी, शायद आपको भी याद, कहती, उन्होंने मुझे कहा था जब मेरा इंटरव्यू थी, कहने की अगर ये ना होती तो मैं लिख ना सकती,
तो मेरे घर में भी अगर सुरैया ना होती तो मैं दफ्तर ना जा सकती। तो फिर मैं, और मेरी इनसे दोस्तियाँ भी हो गई बातें, तो इनके जो मैं बातें सुनती हूँ, और हर एक औरत जो है किताब है, तो उसके जो, तो वो मसले अगर मैं समझती थी कि ये ज़रूरी हैं, इन पे बातचीत ज़रूरी है, हेल्थ के ऊपर, सेहत के ऊपर मुझे पता था कि बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो इसके नफ्सियाती मसाइल हम मानने को तैयार ही नहीं हैं, और जितने ख़वातीन के साथ होते हैं जो उनके मसले होते हैं, और आप सिर्फ तशद्दुद वो समझते हैं, तशद्दुद तो जज्बाती तशद्दुद भी होता है, फाइनेंशियल भी होता है, बहुत सारे। तो इस किस्म की बातें मेरे जहन में घूमती थी। तो वो फिर प्रोग्राम, और फिर मेरी टीम, वही वाली बात टीम की है। शौकत साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, ही वॉज माई नेक्स्ट इन कमांड। तो वो सारी टीम बनती गई ना, फिर उनके आइडियाज़, फिर उनके घरों से आइडियाज़, बल्कि तो शौकत साहब तो कहते थे, मेरी बीवी घर जाए कहती तुम तो वहीं रह जाओ जाके, तुम तो पूरी औरत ही बन गए हो, कि मैडम मैं उससे पूछता था कि क्या हो रहा है। तो वो इस किस्म की बातें जब चलती हैं तो फिर हम सब बैठ के बात करते थे कि आज इस पे करें, आज इस पे करें, और भी बहुत। तो उसमें ज़ाहिर एंटरटेनमेंट भी होना था, ड्रामा भी होना था, कुकिंग भी होनी थी, डॉक्यूमेंट्रीज़ भी होनी थी, लाइव प्रोग्राम जिसमें फ़ोन आते थे वो भी होने थे। मुझे अभी तक याद है कि उस समय बड़ी जान जाती थी, क्योंकि हेल्थ के प्रोग्राम थे, और आप बेशक 1 मिनट का डिले होता था, ऊपर से टेलीफोन पहले आता था, लिखा जाता था, फिर नीचे खत जाता, वो क्वेश्चन जाता था, और वो सबसे पहले मुझे दिखाते थे कि ये सवाल जा रहा है, सवाल जा रहा है। और कई दफ़ा मैंने रिस्क लिया, मैं कहा भेजो। अगर पूछूं कि मोहतरमा सलीमा हाशमी, मोहतरमा मुनीज़ा हाशमी में क्या फ़र्क है? क्या एक तो 4 साल का है मेरे ख्याल में बिल्कुल मुख्तलिफ। वो धीमी है, खामोश है, आर्टिस्ट है, रंग उसकी ज़िंदगी है, लेकिन एक ज़ाहिर एक बहन है, रिश्ता है, बहुत करीबी रिश्ता है, लेकिन वो बड़ी है, तो बहुत दफ़ा मुझे उससे राय लेनी पड़ती है कि इसको कैसे करें, ये इसका क्या बयान होना चाहिए। सही। और एक हमारे घर में एक व्हाट वुड फैज़ हैव डन, तो हम सब ये सोचते हैं, कभी कभी कोई फ़ैसला आता है ना कि इसको क्या करें हम, तो कहते हैं चल लेट्स डिसाइड व्हाट वुड फैज़ हैव डन। फिर हम सब अपनी राय देते हैं, फिर हम एक मुश्तरका राय लेके कि फैज़ साहब ने इस पर क्या रिएक्शन देना था। क्या है ख़वातीन का आलमी दिन क्यों मनाना चाहिए, ये हमसे क्या कहता है? मैं अगर आपसे जानना चाहूँ। देखिए, दिन तो जो है सो है कि वो ख़वातीन को किस तरह इकट्ठी हुई है, ये बड़ा पुरानी हिस्ट्री की तो बात है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये एक वो दिन है जब ख़वातीन दे समहाउ कम टुगेदर एंड बिकम वन इन सॉलिडारिटी विद द वुमेन ऑफ द वर्ल्ड। तो ख़वातीन इकट्ठी होती हैं या ये कहती हैं कि हमारा वजूद है, हमसे बात करो, हमारी बात सुनो, हमारे हक़ हमें वापस करो या दो, या हमें देखो, हमें वो रुतबा दो जो हमारा रुतबा होना चाहिए। तो वैसे तो सारे ही दिन ख़वातीन के हैं या नहीं हैं, और हर, लेकिन ये एक ऐसे जैसे कहते हैं ना जश्न का दिन, आओ इकट्ठे हों कि हम जश्न का दिन, एक जश्न मनाने का दिन, तो उस जश्न में फिर सब ख़वातीन इकट्ठी हो जाती हैं, और एक बहाना होता है खुश होने का। मैं समझती हूँ जिस तरह कोई भी जश्न का दिन होता है, कपड़े पहन लो, खुश हो, इकट्ठे हो, हैप्पी वुमेंस डे, जिस तरह कभी कोई मदर्स डे, फादर्स डे जो भी होता है। तो बेसिकली तो मेरे लिए तो ये एक ऐसा दिन है जिसमें, और ख़वातीन अब पाकिस्तान में बहुत मुनज़्ज़म हो गई हैं, इदारे बहुत मुनज़्ज़म हो गए हैं, हुकूमत बहुत मुनज़्ज़म हो गई। अब तो हुकूमती तौर पे मनाया जा रहा है जी। गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, विच इज़ वेरी, वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनाता है और मिनिस्ट्री मनाती है। तो ये एक बहुत, मैं समझती हूँ एक पेशरफ्त हुई है, और अब ख़वातीन ख़ुद भी अपने गुफ्तगू करने लग गई हैं और मांगने लग गई हैं। कभी कभी ज़्यादा ही हो जाता है, लेकिन बाहर फिर रैलियाँ निकलती हैं। इट्स जस्ट अ हैप्पी डे। अच्छा, हैप्पी डे। सरकार को क्या क्या करना है? अभी हम 2019 की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तब्दीली की बात करें, क्या क्या होना बाकी है ख़वातीन के लिए? मैंने वो, मुझे याद है वो MTV टू मक्का वो जो किताब है, तो वो उसमें उन्होंने लिखा था कि मैंने सबसे ज़्यादा ख़वातीन की इज़्ज़त पाकिस्तान में देखी जब मैंने ट्रैवल किया, तो है कर्टसी और वो सारा हमारा होता है। लेकिन क्या क्या वो जो, और जिस प्रोजेक्शन की भी आप बात कर रही थी कि हम खुद ऐसी बदनामी का बायस बनते हैं, कैसे हम इसको प्रोजेक्ट करें, और गवर्नमेंट को पॉलिसी में क्या क्या करना है? अगर मैं आपसे पूछूं, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की पॉलिसी
है तो नहीं इस वक्त, मैंने तो नहीं देखी, होनी चाहिए एक ख़वातीन की पॉलिसी होनी चाहिए, जो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट शायद बनाए या ना बनाए या जो भी है। लेकिन सबसे पहले तो ये मुश्किल इस वक्त आ रही है इन इक्वालिटी और एक्विटी में। हम ये समझने लग गए हैं कि अगर औरतों की स्कूल, बच्चियों के स्कूल, बच्चों के लिए के बराबर आ जाए ना मर्दों के बच्चों के, तो इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ नंबर्स, ये एक्विटी है, विच मीन्स अपॉर्चुनिटी। मौक़े आप ख़वातीन को कितने दे रहे हैं, वो मौका जो बच्चे को मिलता है क्या वो लड़की को भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये एक बहुत लंबी लड़ाई है, क्योंकि इसमें जहन बहुत बदलने की ज़रूरत है। और ये प्रॉब्लम मसला है इस मुल्क में कि हमारी जहनीत जो है वो अभी तक पीछे ही है। और चलें शहरों में देख लें, बहुत अच्छी बात है, बड़े बड़े शहरों में और ख़वातीन लड़कियां बहुत आगे आ रही हैं, रिज़ल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, पढ़ने भी जा रही हैं। लेकिन मसला ये है कि कई ऐसे इलाके जो ज़्यादा पसमानदा हैं, वहाँ पे इस किस्म की बात ही नहीं हो रही। ना फाटा में हो रही है, ना सदर्न पंजाब में हो रही है, ना बलूचिस्तान में बहुत कम है, सिंध के कुछ इलाके में बहुत कम है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं जितना मीडिया कर सकता है नहीं कर रहा। ड्रामे दिखाए जिनका कुछ रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, या टॉक शोज़ ये वो, यार ऐसी भी तो बातें बताओ ना जो ख़वातीन के बारे में, या उनको जो ख़वातीन टाइम जिसको मैं कहती थी, जो मुनासिब हैं, जो करना चाहिए, जो रोल मॉडल हैं हमारे। और ये रोल मॉडल का ये मतलब नहीं है कि कोई बड़ी मशहूर या कोई इनाम याफ्ता है कुछ, वो ऐसी औरत जिसने अपने अच्छा ठीक है, नहीं, वो ऐसी औरत जिसने अपने छोटे जब 20 बच्चों को पढ़ा रही है, बिल्कुल उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, या उसके ऊपर कहानी भी नहीं बनती, बिल्कुल ठीक। या वो औरत जो पहली डॉक्टर बनी है अपने गांव में, उसकी बात करें, या वो दाई, या वो नर्स। इस किस्म की जो रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, इनसे बात उठती। ये कहानियाँ हैं सच्ची जो हमें दिखानी है, और इसके ऊपर हमें यानी एक पूरी पॉलिसी बनानी कि इनको सिर्फ लफाजी नहीं है, लफाजी बहुत हुई है और बड़ी वुमेन डेवलपमेंट और ये वो, लफाजी नहीं चाहिए हमें। और ये भीख भी नहीं चाहिए, पैसे भी नहीं चाहिए, हुनर चाहिए, हुनर चाहिए, स्किल चाहिए कि किस तरह अपने आप को खड़ा करना है। मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स ऐसे किए हैं पाकिस्तान में थ्रू आउट किए हैं जो भी ख़त्म हुए मेरे। मैं हैरान हो गई हूँ ये देख के किस तरह बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं, समझना चाहती हैं, आगे आना चाहती हैं, और उनके घर वाले भी अब तैयार हो गए हैं। पहले तो ये प्रॉब्लम थी ना, घर वाले तैयार नहीं होते थे, लेकिन अब घर वालों ने भी देखा है कि इस बच्ची ने हमारे घर में कितना फ़र्क आ गया इसके पढ़ने से। मैंने पेशावर में केपी में किया है, मैंने सिंध में किए हैं, मैंने गोटकी में किए हैं, मैंने सखर में किए हैं, मैंने कहाँ कहाँ लड़कियों से बात नहीं की, कराची की लियारी और पता नहीं कहाँ का। और मैं हैरान हो जाती हूँ और इतनी खुशी होती है कि बच्चियाँ कहाँ पहुँच गई हैं। और हमें इन बच्चियों को जितना भी आगे ले जा सकते हैं ले जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। एक फ़ख्र इनको होना चाहिए कि मैं ये कर सकती हूँ और मैं अपने घर को पाल सकती हूँ, मैं अपने बच्चों को और अपने ख़ानदान को आगे लेके जा सकती हूँ। और वो करती हैं। दे आर सो प्राउड ऑफ व्हाट स्मॉल स्किल्स, कुछ नहीं, मतलब उन्होंने शायद एक छोटी सी मशीन लगा ली है, मेकअप का कोर्स सीख लिया है, बेकिंग सीख ली है, छोटे छोटे। ये मैं इनसे मिल के आई हूँ, हज़ारों लड़कियों से मिल के आई हूँ पिछले साल। और बदल रहा है पाकिस्तान, बदल रहा है, बड़ी तेज़ी से बदल रहा है, और ये पहिया अब आगे जा रहा है, पीछे नहीं जाएगा। ठीक। रियासती टेलीविज़न, आप की हिम्मत, आपका खून, पसीना, आंसू सब शामिल हैं इसकी आबियारी में। पाकिस्तान टेलीविज़न का क्या करना है? इस वक्त तो बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं। मेरे जो सीनियर्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो रिटायर्ड हैं, इधर उधर हैं, मेरे से कोई बात करके कहते 6 महीने की मार है, 6 महीने की मार है, लेकिन फिर हमें दे दें और हमसे पूछे कोई ना, फिर हमें ना पूछें कि किस। ये जब मैंने PTV लिया था लाहौर का, लिया क्या मतलब दिया गया या मुझे जिम्मेदारी दी गई, तो मुझे अभी तक याद है मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा जी मुझसे पूछेगा कोई नहीं, कोई ट्रांसफ़र मेरी इजाज़त के बगैर नहीं होगा, कोई बंदा भर्ती मेरी इजाज़त के बगैर नहीं होगा, कोई चेंज यहाँ मेरी इजाज़त के बगैर नहीं होगी। आई विल बी कंप्लीट अथॉरिटी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, और उसके बाद फिर मैंने डंडा घुमाया। एंड यू डिलीवर्ड। आई डिलीवर्ड। आज भी मतलब मैं देखती हूँ, कभी लोग प्यार से याद करते होंगे, इज़्ज़त करते हैं, लेकिन बहुत सख्त वक्त था पहले 2 साल, बहुत सख्त था। ये कभी नहीं किसी को कहना चाहिए कि कोई चीज़ हो नहीं सकती, हो सकती है, लेकिन ज़ोर बहुत लगेगा। फाइटर मुनीज़ा हाशमी को अगर कोई जिम्मेदारी सौंपी गई तो आप? नहीं, मैं यानी कि फ़िज़िकली वो नहीं दे सकती टाइम, और अब
देना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं मेंटली टाइम दे सकती हूँ और एक ग्रुप का या एक बोर्ड का मेंबर बन सकती हूँ, एक स्ट्रेटजी बना सकती हूँ, बिल्कुल बना सकती हूँ। अगर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिर्फ जो सब कुछ हुआ है गलत उसको फेंक दें, जला दें और अब यहाँ से शुरू करें और मुझसे पूछे कोई, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि कम से कम मैं अपने आप से कह सकती हूँ और भी 2-4 दोस्त हैं अच्छे, कि इतनी ट्रांसपेरेंसी हमारे में, इतनी क्रेडिबिलिटी है कि कोई ये नहीं कह सकता कि जी इसमें कोई गलत बात है। जिस तरह अगर आप कुछ भी कह दें खान साहब में कोई 2 नंबर काम नहीं है, ही इज़ नॉट डिसऑनेस्ट। उनकी किसी तरह भी आप प्राइम मिनिस्टर साहब की फोकस के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, उनकी किसी किस्म की ह्यूमैनिटेरियनिज्म पे कोई क्वेश्चन नहीं है। बाकी चलें तो हमारे लिए भी यही है कि हमारी बिल्कुल मतलब फोकस के ऊपर कोई चेंज नहीं आ सकता। क्रेडिबिलिटी खड़ी है, ऑनेस्टी खड़ी है, ट्रांसपेरेंसी खड़ी है, सख्ती होगी फिर और उसके लिए आप सब ने आंखें बंद करनी है, कान बंद करने हैं, क्योंकि अगर होगी तो सही होगी, उसकी वजह होगी। ठीक, जो मैं कहानियाँ सुनती हूँ नूर, जो वहाँ पे करप्शन और डिसऑनेस्टी, मिसयूज़ ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, अब तो हंसती हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सूबाई वज़ीर सेहत तो आप अब बनी, लेकिन जब आपको ये कॉम्प्लीमेंट मिलता था कि मर्दाना वार मुकाबला करती हैं आप चीज़ों का और घबराते हैं लोग आपसे एज एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये खातून का एक होना मर्द थोड़े इनसिक्योर हो जाते हैं। मेरा ख्याल है नूर, इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि घबराना तो किसी को नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत अहम असूल है, वो ये है कि डेवोल्यूशन अब जितनी जल्दी कर लें अपने पावर की उतनी बेहतर है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 4-5 महीने तो लगे हैं, लेकिन अब एक टीम हमारी डेवलप हो गई है हेल्थ डिपार्टमेंट में, तो मुझे ये पता है कि किससे क्या कहना है और क्या पूछना है, वो अहम है। मेरे को अपना काम वाम करते रहे तो मेरी तो ज़िंदगी आसान हो जाए ना। ये जो एक स्ट्रेंथ है, अब आप तो सरकार में भी हैं, गवर्नमेंट में भी हैं, मुनीज़ा से भी बात हो रही थी, ख़वातीन टाइम में आपने वो सब एक अवेयरनेस की कैंपेन, अब आप खुद डिसीजन मेकर्स में से हैं, पॉलिसी क्या कोई हो, इस पॉलिसी वजह करनी चाहिए हमें, वो जिसे हम जेंडर सेंसिटाइज्ड कहते हैं, या वो मेरी क्या, तो क्या हो पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है। मैंने तो अपना रोड मैप दे चुकी हूँ और अपना स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क उसके मुताबिक बना रहे हैं, लेकिन हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की सिग्नेटरी हैं। आपने जिक्र किया था। हाँ जी, अब मकसद ये कि व्हाट आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी हमारी जो इस वक्त ये कि जी माँ बच्चा पावर्टी, बच्चियों की पढ़ाई, ये सारी फोकस है। दुनिया में जब भी आप किसी माशरे को देखना चाहते हैं तो आप माशरे के सोशल इंडिकेटर्स देखते हैं, और सोशल इंडिकेटर्स के अंदर जो सबसे वल्नरेबल पार्ट है सोसाइटी का कहीं भी दुनिया में, वो माँ और बच्चा है। अगर तो आप अपने माँ और बच्चे का ख्याल कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि यू आर अ गुड सोसाइटी। लेकिन अगर आप अपने माँ और बच्चे की सेहत के बारे में ख्याल नहीं कर रहे, इसका मतलब है यू आर नॉट अ गुड सोसाइटी। अगर ये प्रायोरिटी आपकी नहीं है तो ये उसका एक आपने यार्डस्टिक बना लिया। ये है ही यार्डस्टिक, देयर इज नो अदर यार्डस्टिक। ठीक है, इसलिए हमारा टोटल फोकस, अभी मेरी 3 दिन पहले मीटिंग अपने प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ, और मैंने उनको बता दिया वाज़ेह, मैंने कहा जी हर मर्तबा जो भी इम्प्रूवमेंट हम लाएंगे, सवाल पहला वाला कि जी माँ और बच्चा, ये जो हम कर रहे हैं इससे माँ और बच्चे को क्या फ़ायदा होगा। लेकिन आइदर इट बी डिपार्टमेंट या होम इकोनॉमिक्स हो, इनसिक्योर हो जाते हैं। आप इदारों में भी देखें, आप जब काम करने लगते हैं तो फिर आपका दिल चाहता है आपके गिर्द कमज़ोर लोग होने चाहिए ताकि मेरी वो एक राजधानी कायम रहे। अगर आप खुद कमज़ोर हों तो हमेशा याद रखिएगा, ओके, जब इंसान खुद कमज़ोर होता है ना और ख़ुद इनसिक्योर होता है तो तब वो अपने इर्द गिर्द कमज़ोर लोग रखता है। जो बंदा अपनी ज़ात के अंदर उसको एतमाद हो, उसे क्या ज़रूरत है कमज़ोर लोगों से। आप अपने साथ बंदों को डेवलप करते। मैं तो सारी ज़िंदगी अपने बच्चे, जो मेरी अपनी एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर, उनको पुश करती थी, इनकरेज किया करती थी, पीछे पड़ी रहती थी कि बेटा पेपर लिखो, तुमने स्पेशलाइज करना है, तुमने जाना है आगे। उनको बाहर भेजने के लिए इनकरेज, उनकी वर्कशॉप्स करवाया करती थी, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग। व्हाई वुड आई फील थ्रेटेंड?
एक तो हमारे प्रोफेशनली एक बड़ा मसला होता था कि भाई इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा चल गई, मेरी प्रैक्टिस कम चलेगी तो क्या होगा। मुझे बड़ी हंसी आया करती थी। मैंने कहा 22 करोड़ की आबादी, तुम कितने मरीज़ देख लो। मैं अगर एक शाम में बैठ गई तो कितने मरीज़ देख लूँगी। मैं तो 10वें मरीज़ पे ही हफ जाती थी, तो मैं कहती थी बेचारी वो मेरे पास, आप तो आए हुए ना, सेवा है, उसको 11वें मरीज़ पे डांट पड़नी शुरू हो जाती थी कि भाई तुमने आज कितना टाइम दे दिए। कि मैडम वो बस, मैं तो 15 टाइम से ऊपर देने को तैयार नहीं होती। तो भाई मैंने दिन के 15 मरीज़ देखने हैं, तो आखिर बाकी जो मरीज़ हैं वो भी तो किसी ने देखने। तो मैं अपनी जो मेरी अपनी जो बच्चियाँ मेरे साथ, उनको इनकरेज करती थी कि बेटा तुमने प्रैक्टिस अभी तक क्यों नहीं शुरू की, तुम अपनी प्रैक्टिस शुरू करो ताकि तुम्हारी अपने शाम की भी, तुम्हारा भी कोई काम शुरू हो जाए। बिल्कुल ठीक। वजह ये है कि एक सोच है ना हमारी, एक तो हम कहते हैं कि अल्लाह ने ये कहा। अब अल्लाह ने ये बात तो कही है ना कि रिस्क तुम्हारा मैंने तय किया हुआ। अच्छा, अब मकसद ये है कि जब तय किया हुआ तो इस पर तो कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। अब मकसद ये, मुझे पता है कि कितना जो उसने तय किया वो मिलना ही मिलना है, मैं जिस तरह मर्जी ले लूँ। सही छीन के ले लूँ, चोरी करके ले लूँ, या ईमानदारी से ले लूँ। उसने तो लिख दिया, अब आपका कौन सा रास्ता तैयार करेंगे, वो तो फिर इम्तिहान में डाल दिया। ठीक है। आपको अब यकीन भी इस बात पे हो, वो फिर भी तुम्हें परेशानी हो। मैं हमेशा वो बात, वो किस्सा जब आता है मेरे सामने तो मैं बच्चों को भी अपने मेडिकल कॉलेज में सुनाया करती थी। मैंने कहा बेटा हज़रत अली ने अपना घोड़ा रोका और उन्होंने उसको, बच्चे को कहा कि, लड़के को कहा कि तुम इसको ज़रा ख्याल रखो और खरीदी करो, मैं अभी आता हूँ वापस। वो वापस आए तो उस बच्चे ने, वो एक अशरफी थी, वो निकाल के वो भाग गया। वो कहीं गिरा जाके आके खाई में। तो ये जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा वो खाई में नीचे गिरा पड़ा है, तो उसको ऊपर उठा के लेके आए और उससे ये कहा कि रखे हुए तो ये तुम्हारे लिए ही था। कितनी खूबसूरत बात है कि तुम्हारे लिए ही था ये, लेकिन तुम्हें ज़रूरत ही नहीं थी। मतलब तो मैं बाहर निकलता तो वैसे ही देना, मिलना ही था। हाँ, मिलना ही था। ये अगर हम एक दफ़ा सोच लेना, हमारी सोच में आ जाए, तो कभी आपको ज़िंदगी में प्रॉब्लम ना। मैं तो इस सोच से चलती हूँ। मेरा तो वो चिड़ियों वाला हाल है कि जो आज है कल सुबह उठेंगे तो देखा जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी खुशी से लोगों को कहती हूँ कि भाई मेरा कोई ऐसा ना, मैंने कोई ज़ख़ीरा है ना मेरे पास कोई पैसे हैं। और कितनी अच्छी बात है, बच्चे दुआएं मांगते हैं मेरी ज़िंदगी के लिए। ये दुआ नहीं मांगते कि मैं जल्दी चली जाऊँ, क्योंकि पीछे कुछ छोड़ के भी तो नहीं जाना। अल्लाह सलामत रखे। ख़वातीन का आलमी दिन है और रवैयों की बात है, इनकरेज करने की बात है। मेरे घर में तो रोज़ाना ही ख़वातीन का आलमी दिन होता है। अच्छा। चलें, अगर मैं ये पूछूं, जैसे मेरा ख्याल ये पूछ लेना चाहिए, बड़ा होता है कि नहीं यार तुसी तो बिल्कुल ही मेरा मतलब जोरूद गुलाम ही हो गए तानू के। ये हमने जो बनाया हुआ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखें आपकी बीवी आपका साथी है। लिबास का कहा रब्बुल इज़्ज़त ने, बिल्कुल ऐसी, वो आपकी ज़िंदगी का साथी है। उसने आपके बुरे और अच्छे वक्त में आपका साथ देना है। अच्छे और बुरे वक्त में साथ देना। कोई और तो नहीं आएगा ना आपका साथ देने के लिए। अगर वो बुरे और अच्छे वक्त में आपका साथ दे रही है तो फिर उसको इज्जत भी उतनी देनी चाहिए। आपको जब वो डिमांड करेगी या कोई बात करेगी तो आपको उसकी बात सुननी चाहिए। वो आपके बच्चों की माँ है, सारी परवरिश तो आपने बच्चों की उसके ऊपर छोड़ी हुई है। आप तो सारा दिन घर से बाहर रहते हैं, ठीक। आपको क्या होश के घर के अंदर होमवर्क भी कराना उस बेचारी ने, उसने घर का भी ख्याल रखना है, बच्चों को खाना भी खिलाना है। शाम में आप जब तशरीफ़ लाएं तो मुंह पे मुस्कुराहट भी होनी चाहिए। हाँ, वो भी होनी चाहिए ना, मुंह पे मुस्कुराहट भी होनी चाहिए। मतलब वो ये सब कुछ भी करे, यानी सारा दिन वो आपकी ग़ुलामी करे और आपकी औलाद की ग़ुलामी करे और आपके घर वालों के ख्याल रखे। शाम में आए तो उसकी भी तो कोई ग़ुलामी करे ना। तो वो तो वही होना चाहिए। हाँ, मतलब ये तो कोई ऐसी बात ही तो रेसिप्रोकेशन है ना। भाई अगर मैं आपका सारा बोझ आपके साथ उठा रही हूँ तो फिर आप मेरे किससे बात करेगी। ठीक, देखें ना, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मियाँ बीवी ही आपस में कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप माँ के साथ भी नहीं कर सकते। और बेएतमादी और बदएतमादी होती है तो उसके कितने नुकसानात पैदा होते हैं पूरे माशरे पे। मैं ये कहती हूँ कि खातून, ये जो हम लोगों का ये होता है अपना वो दिखाना, ही बिल्कुल नहीं। सारी ज़िंदगी आप याद रखिए, मैंने हमेशा ये देखा था कि हमारे वालिद हमारी वालदा की बहुत इज़्ज़त किया करते थे।
ठीक है आपस में ज़रूर चपकलिश होती कि मियाँ बीवी की नहीं आपस में होती होगी, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि औलाद के सामने ठीक जो इज्जत बाप माँ को देता है ना, वही आगे चलती है। अब मैं आपको, मेरे वालिद साहब की मैं बहुत लाडली थी। वालदा के घुटने में तकलीफ़ शुरू हुई, वालिद साहब ने मुझे टेलीफोन किया। उस ज़माने में ये मोबाइल भी नहीं होते थे। मुझे हॉस्पिटल में फ़ोन आया, मैं हॉस्पिटल में फंसी हुई थी 1-2 केसेस के अंदर। अब्बू का फ़ोन आया कि तुम्हारी अम्मी की तबीयत नहीं ठीक। मैं कहा क्या हुआ अब्बू? दिमाग में आता कोई दिल की तकलीफ? उनका उनके घुटने में बड़ी तकलीफ़ है। घुटने की तकलीफ़ सुन के मैंने कहा कि अच्छा। वो करते कराते 2-3 घंटे लग गए हॉस्पिटल में वो मसले हल करते हुए। जब मैं घर पहुंची हूँ अपनी वालदा को देखने के लिए, मेरे वालिद साहब सख्त नाराज़ मुझसे। मुझे कहने लगे कि तुम्हें मैंने 3 घंटे पहले कहा था कि तुम्हारी वालदा की तबीयत ठीक नहीं, तुम क्यों नहीं आई? मैंने कहा अब्बू वहाँ मसला, मैं वहाँ ड्यूटी पे थी और प्रॉब्लम हुआ था, सिजेरियंस करने थे। तो मैंने कहा और घुटने की तकलीफ़ थी ना, कोई इतनी सीरियस बात तो नहीं थी ना? तो मैंने तो आपसे तभी पूछा था उनको क्या तकलीफ़ है, घुटने की तकलीफ़ थी। तो मैंने कहा मैं आ जाऊँगी, वो घुटने की तो कोई ऐसी इमरजेंसी तो नहीं होती ना? तो उन्होंने कहा क्या चाहती हो कि जब वो मर रही होगी तो तुम आओगी? यानी इतने नाराज़ थे मुझसे कि वो इस बात पे नाराज़ थे कि उसको जब तकलीफ़ थी तो तुम क्यों नहीं आई थी उसके लिए। तो मैं ये दिल में सोचती हूँ, आई रियलाइज माई फॉल्ट। मैंने माफ़ी मांगी उनसे भी, माँ से भी माफ़ी मांगी। मैंने कहा आई एम वेरी सॉरी। वालदा मेरे पे बहुत डिपेंडेंट थी, लेकिन मैं कई दफ़ा दिल में सोचती हूँ ये जो हम अपनी माँ का एहसास होना कि मतलब वो हमेशा कहते थे कि सारा वक्त तो उसको तुम लोगों की फ़िक्र पड़ी रहती है, तो तुम लोगों को भी उसकी फ़िक्र होनी चाहिए। तो दिस रिस्पेक्ट हैज़ टू बी गिवन बाय द फादर। वहीं से आती है। वालिद जो है ना, उसको माँ की इज्जत करवानी चाहिए घर के अंदर। तो ये जो फजूल किस्म की दकियानूसी किस्म की बातें जो होती हैं मैं सुनती हूँ, मैं कई दफ़ा वो कहती हूँ हमारे घर के अंदर वो दरमियान वाले हमारे मंडले जो हैं, क्योंकि यहाँ होते हैं ना, तो डांट उन्हीं को पड़ रही होती है। कहते हैं अम्मा वो बीवी भी डांटती है, आप भी डांटती है। हो गया ना, ख़वातीन का हाल भी थे। अच्छा, वो मुझे एक बात कही थी कि आपसे पूछनी है, तो मैंने कहा अच्छा ये मौका में पूछ लूँ। बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, बुजुर्गों को मैंने बड़ों को भी देखा, वो कह रहे हैं ये सिजेरियन क्यों शुरू हो गए, नॉर्मल डिलीवरीज क्यों नहीं हो पा रही? ये इसमें कोई लालच है डॉक्टर्स का, कोई और कोई टेक्निकल मसला है, या हम कुछ बदल गए हैं, या हमें पेशेंस नहीं रही? सबदी क्या सोचता है? इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि तशख़ीस के जब तरीके जो नए आ गए हैं, उनसे आपको बहुत सारी चीज़ें पहले पता चल जाती हैं। लेकिन उन चीज़ों से जिनसे बच्चों के जहन पे असर हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉर्ड राउंड द नेक आप डिटेक्ट कर लेते हो अब अल्ट्रासाउंड के ऊपर कि 2-3 दफ़ा कॉर्ड बच्चे के गर्दन के, अब वो डिलीवरी के दरमियान कॉर्ड खिंचेगी तो बच्चा जो है उसको ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा। आपको तो नहीं पता चलना जब तक बच्चा डिलीवर होगा, और जब डिलीवर होगा खुदा ना खासा स्टिल बर्थ हो जाए, यानी पैदाइश पे ही फौतीदगी हो जाए, या ब्रेन डैमेज हो जाए ऑक्सीजन की कमी। अच्छा, ये तो चलिए टेक्निकल हो गया डॉक्टर साहब, लेकिन क्या लालच के लिए भी आप ऑपरेशन सजेस्ट कर देते हैं कि जी ऑपरेशन ही करा लो? नहीं, मैं नूर आपको एक बात बताऊं, बात असल में ये हर इंसान का अपने अल्लाह के साथ हिसाब किताब है, और ये मैं हमेशा डॉक्टरों को भी कहती हूँ और सारी दुनिया को भी कहती हूँ। ये हिसाब किताब ऊपर नीचे होगा, यहाँ नहीं होना तुम्हारा दुनिया में हिसाब किताब। और फिर जो होगा ना, जो उसने कहा हुआ है कि तुम जो करोगे मैं तुम्हारी औलाद के सामने लाऊंगा, कभी ना भूलेंगे। इसलिए सोच समझ के हर बात करनी चाहिए, यू शुड जस्टिफाई इट। कई दफ़ा मेरे साथ मरीज़ जिद करते हैं कि हमारा ऑपरेशन कर दीजिए डॉक्टर साहिबा, तो मैं कहती हूँ बेटा मैं नहीं करूँगी, तुम किसी और से करवाना चाहती हो करो, मैं आई विल फर्स्ट गिव यू ट्रायल ऑफ लेबर। लेकिन मेरे पास यूजुअली कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं, क्योंकि मेरा काम फीटल मेडिसिन का था। अब तो खैर वो वाली बात है कि 6 महीने में तो मुझे लगता है कि मेरा बिल्कुल ही मैं किसी और, लेकिन मैं ये बात बता रही हूँ आपको, अगर कोई गलत सिजेरियन कर रहा है, गलत तरीके से पैसे कमा रहा है, तो मैं आज आपकी वसादत से बता दूँ कि आज जहाँ मैं खड़ी हूँ और जो इज़्ज़त अल्लाह ताला ने दी है और जो मेरे बाल बच्चा मेरी इज़्ज़त करता है, वो सिर्फ़ इस वजह से है कि मैंने ज़िंदगी में कोशिश की है। ये तो मैं नहीं कह सकती कि मुझसे गलतियाँ नहीं हुई, गलतियाँ किस इंसान से नहीं होती, कोई फरिश्ते थोड़ी, लेकिन पूरी कोशिश की कोई ऐसी गलती ना हो कि जिससे किसी इंसान को तकलीफ पहुँचे। आपके वज़ीर बनने से घर वालों को क्या फ़ायदे हुए? नुकसान हुआ। तुमने नुकसान का घर ही नहीं लगता, वज़ीर का घर कोई
चेक पोस्ट नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई बात नहीं। झंडा भी गाड़ी में मैंने ढूंढा नहीं, मुझे देखा वो छुपाया हुआ आपने पता नहीं। वो सुबह उनको बताते हैं कि जब तक मैं गाड़ी में ना बैठूं झंडा नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज इट शुड ओनली बी देयर। मगर ये तो लोग तो इसका उलट करते हैं, आपको नहीं अच्छा लगता प्रोटोकॉल ये वो? मैं तो अपना सख्ती से मना करती हूँ। जब मैं ज़रा सा बाहर किसी शहर में जाऊँ तो वो आ जाती है, स्क्वाड वगैरह आ जाती है, तो मुसलसल डांट मेरा ड्राइवर खा रहा होता है। मैं उसको कहती हूँ बेटा तुमने क्यों कहा, हमें क्या प्रॉब्लम है? कहते वो बेचारा सही कहता है, उसको मैडम आपने जहाँ हमने जाना उसका रास्ता जो है ना वो मुझे मालूम नहीं था, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। ठीक, तो पायलट वो कर लेंगे और वो पायलट कर लेंगे। ठीक है। पर मैंने कहा जब वो पायलट करके उनको टी करना बंद करे और इशारे करने बंद करे, बिकॉज आई डोंट लाइक इट। जो चीज़ मुझे अपनी ज़ात के लिए पसंद नहीं थी, ठीक, जब ये प्रोटोकॉल होता था और वो आप लोग रुकते थे, मतलब लोग रुका करते थे, मैं कहती थी क्यों भाई, आई डोंट रिक्वायर प्रोटोकॉल, बिकॉज व्हाई शुड यू नीड इट? इज द प्रोटोकॉल डज नॉट गिव यू इम्पोर्टेंस, इट इज़ योर परफॉर्मेंस ट्रू विच इज़ गोइंग टू हैव द इफेक्ट। ख़वातीन के आलमी दिन के मौका पर ख़वातीनों हज़रात से आप क्या कहना चाहेंगी, ख़वातीन से भी और हज़रात से भी? देखिए जी, सबसे पहली बात तो मैं हर खातून से ही कहना चाहती हूँ कि जो अल्लाह देता है ना औलाद, वो अल्लाह सोच समझ के देता है, और जो देता है ख़ास तौर पे जब आपके घर में बेटी पैदा होती है तो ये अल्लाह की रहमत है। बेशक, इसको कभी भी ज़हमत ना समझना। अगर आपने ज़हमत समझ ली ना तो फिर मत पूछिएगा कि अगला घर क्यों नहीं ज़हमत समझता है इसको। ये आपको उसको रहमत ही समझना चाहिए। आपके घर की रहमत है, आपकी ये आपकी घर की रहमत है, एक्चुअली रहमत है। और सबसे बड़ी ये बात है कि और अगर सवाल नेमत का होता है, रहमत का नहीं होती, रहमत तो अनकंडीशनल हो जाती है। सबसे बड़ी ये बात है कि हम मुसलमान हैं, जिस पैगंबर की पैरवाई करते हैं, जिसके पीछे खड़े हैं, वो अपनी बच्ची को जो इज्जत देते थे उसका कोई हिसाब किताब है? यानी आज तक आल उनकी बच्ची से चल रही है। सुभान अल्लाह। मकसद ये कि उसके बावजूद हमें क्या हो गया, हम क्यों बच्चियों के साथ जुल्म करते हैं, हम क्यों ऑनर किलिंग करते हैं, हम क्यों उन बच्चियों को कत्ल कर देते हैं जो बच्ची कहती है कि मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हूँ? क्यों नहीं? अल्लाह ताला ने इजाज़त दी हुई है, ये आपका दीन इजाज़त देता है कि आप उसे बच्ची से पूछिए, आप क्यों आप ज़बरदस्ती करें किसी बच्ची के साथ? और हक उसको दिया कि आप उससे पूछें, उसकी मर्ज़ी दरियाफ्त करें। बल्कि इवन मैंने आपसे भी बताऊँ, ख़ातिन ज़ात हमारे ड्रामों में नहीं होता, निकाह करने से पहले इजाज़त ली जाती है बच्ची से। बच्ची जब इजाज़त देती है फिर आप दूल्हा के पास आते हैं, फिर वो निकाह होता है। ये ज़रूर करेक्शन अपनी ज़िंदगियों में भी रखिएगा, ये है तरतीब। वो अगर इजाज़त नहीं उस वक्त दे तो वो आगे प्रोसीडिंग नहीं होगी। तो क्यों कहा गया ये सारी चीज़ों का, ये क्यों चीज़ें कंपल्सरी की गई? At the age of 69, being the provincial health minister, और एक बेटी, फिर एक अहलिया, फिर माँ, सास, नानी, ये सारा रोल जो आपने निभा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, कितना अच्छा लगता है। ज़िंदगी में अल्लाह ताला मौका दे तो ऐसी ही गुजारूंगी, सब मुश्किलात के साथ, सब तंगी के साथ, सब तंग वक्तों के साथ इसी तरह गुजारना चाहूँगी, क्योंकि मैं बड़ी खुश नसीब हूँ। मैं इसलिए खुश नसीब अपने आप को क्या समझती हूँ कि अल्लाह ने मेरे दिल से वो कभी जज्बा निकलने नहीं दिया ऑफ स्ट्रगल। वैसे तो आपके घर में हर दिन ख़वातीन का आलमी दिन होता है, लेकिन फिर भी आपको ख़वातीन का आलमी दिन बहुत बहुत मुबारक हो, 8 मार्च। लवली टॉकिंग टू यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।